का हमारा टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड की पीएच के बारे में और जो एबीजी के बारे में, और जो आपके एसिड बेस इम्बैलेंस के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, एसिड बेस बैलेंस। नोट्स भी साथ के साथ बनाइए बच्चों। एसिड बेस बैलेंस, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड की जो पीएच होती है, ब्लड की पीएच, जो एसिड बेस बैलेंस का पता लगता है हमें मेनली ब्लड की पीएच से लगता है। तो ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल है आपके पास में, और इस पीएच पे आपका ब्लड बेटर वर्क करता है। अगर पीएच घट या बढ़ जाती है तो उसे हम एसिड बेस इम्बैलेंस हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बार पीएच के बारे में देखें। पीएच क्या होता है बच्चों? पीएच का मतलब है जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन, इनका लेवल ही पीएच कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास में कि पीएच जो है आपके 1/H+ आयन से हम लोग लिखते हैं, कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है पीएच H+ आयन के। कैसे आप समझेंगे? देखो, अगर आपके पास में यहाँ देखें, दोनों के बीच में आप संबंध देखेंगे कि अगर H+ आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। और अगर आपके H+ आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ जाएगी बच्चों। ध्यान से देखिएगा। तो अगर देखो इस लाइन को देखें हम, पहली बात को, तो आपके पास में ये लिखा हुआ है कि पीएच कम होने पर H+ आयन बढ़ते हैं, या H+ आयन बढ़ जाए किसी सॉल्यूशन के अंदर तो जो पीएच है कम हो जाती है। और पीएच कम होने का मतलब एसिडिक, पीएच कम होने का मतलब क्या है? एसिडिटी बढ़ जा रही है उस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक जो है क्वालिटी कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। अब H+ आयन कम होने का मतलब पीएच बढ़ना। अगर H+ आयन कम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा, और जब पीएच बढ़ता है तो दिए गए सॉल्यूशन जो है वो एल्केलाइन की तरफ बढ़ेगा, क्षारीय होगा। पीएच बढ़ने पर सॉल्यूशन कैसा होगा? क्षारीय, और पीएच कम होने पर अम्लीय। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इधर देखिए आप लोग, आपकी ब्लड होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45, पहली बात तो ये। और जब आप पीएच को देखेंगे तो आप पीएच नापने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। और पीएच स्केल पे क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में बीच बीच में तो 7 लिखे होते हैं, और इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ पर आपके पास में पीएच जो है 1 to 7 और 7 to 14 ऐसे लिखा होता है। अब देखिए बच्चों, एक बात बताएं कि अगर 7 के नीचे नीचे की बात करें, हम लोग इधर की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 से लेके 7 तक जो पीएच कहलाएगी वो एसिडिक कहलाएगी। और 7 से ज़्यादा 14 तक जो पीएच कहलाएगी एल्केलाइन। जो 7 वाला जो पॉइंट है बीच का, वो न्यूट्रल पॉइंट है। और जो आपका डिस्टल वाटर होता है, डिस्टल वाटर, उसकी पीएच 7 होती है, न्यूट्रल होती है। अब आप ब्लड की पीएच देखेंगे तो ब्लड की पीएच आपके पास में 7.35 से 7.45 है। आई बात समझ में? 7.35 से 7.4 मतलब जो है कुछ स्लाइटली एल्केलाइन की तरफ। दूसरी बात आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो ब्लड की पीएच है 7.35 से 7.45 होती है, मतलब स्लाइटली एल्केलाइन। और ब्लड जो है इस पीएच को बनाए रखने की कोशिश करता है। ब्लड देखिए तुम लोग, देखिए बच्चों, आपने देखा कि जो ब्लड की पीएच होती है, ध्यान से समझिएगा, समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा।
7.35 से और 7.45 होती है। आपके अकॉर्डिंग ये जो पीएच है स्लाइटली एल्केलाइन है, स्लाइटली एल्केलाइन है। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे स्लाइटली एल्केलाइन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्लड के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कि ब्लड इस पीएच को बनाए रखने की कोशिश करता है कि ब्लड की पीएच हमेशा 7.35 से 7.45 के बीच में रहे। और इसी क्वालिटी की वजह से ब्लड की जो पीएच रखी गई है वो बफर कही गई है। बफर का मतलब ये है कि जो ब्लड है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो कि अपने पीएच को 7.35 से 7.45 के बीच में बनाए रखने की कैपेसिटी या बनाए रखने की कोशिश करता है ब्लड अपनी पीएच को 7.35 से 7.45 पे। अब आप ये देखेंगे कि सर किस तरीके से जो है हमारी ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में मेंटेन रहती है, और जब ये बफर सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारे ब्लड की जो पीएच होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती और पीएच कम और ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम लोग एसिड बेस बैलेंस को बिगड़ना कहते हैं, या कह सकते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस हम लोग उसे कह सकते हैं बच्चों। और उसके लिए फिर आप लोग एबीजी करते हो, एबीजी की जांच को देखते हो, उससे पता करते हैं कि किस प्रकार का आपके एसिड बेस इम्बैलेंस है और फिर आप उसका मैनेजमेंट करते हो। तो देखो, ये पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपके जो ब्लड की पीएच है कैसे मेंटेन रहती है, मतलब बफर सिस्टम कैसे काम करता है आपका। तो देखिएगा बच्चों आपके पास में, तो देखिए बच्चों, आपने देखा इसे बफर सिस्टम कहते हैं। और आप एक बात और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में है तो हमारी बॉडी क्या होगी, अच्छा वर्क करेगी। तो हमारी बॉडी ये चाहती है कि हमेशा जो है ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में रहे, और जो पीएच को 7.35 से 7.45 के बीच में रेगुलेट रखने के काम करते हैं वो है आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कौन है बताओ, कंपनसेटरी मैकेनिज्म। हम कंप्लीटली पढ़ते हैं, देखो आप देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, उससे समझ जाएंगे आप लोग। रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ पीएच इन ब्लड, रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ पीएच इन ब्लड। ब्लड के अंदर पीएच को रेगुलेट कैसे होता है ये बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो 4 सिस्टम होते हैं वो ब्लड की पीएच को रेगुलेट करते हैं। देखो बच्चों कितने सिस्टम, 4। कौन कौन से 4 सिस्टम आप देखिएगा बच्चों। 4 सिस्टम आपकी ब्लड की पीएच को रेगुलेट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहला सिस्टम आपके पास में जो आप जानते हैं बफर सिस्टम, बफर्स। दूसरा किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। एंड थर्ड इज किडनी के द्वारा। और फोर्थ सिस्टम है आपके पास में पोटेशियम एक्सचेंज, पोटेशियम एक्सचेंज। चलिए वन बाय वन एक एक की बात करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे बफर की, कि बफर सिस्टम क्या है, उसके बाद लंग्स किस तरीके से आपके ब्लड की पीएच रेगुलेट करता है, फिर किडनी कैसे करती है, फिर पोटेशियम एक्सचेंज की बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले आपके पास बफर्स, देखिए यहाँ पर बफर्स की बात करें बच्चों तो आपके पास में 4 प्रकार के बफर है। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला बफर सिस्टम आपके पास में कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। ये क्या है, कैसे काम करता है, डरेंगे नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम, बाइकार्बोनेट सिस्टम। देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम कैसे काम करता है, देखिएगा आप लोग कि आपके पास में जैसे ही H+ आयन कम हो जाते हैं, डिक्रीज H+ आयन या H+ कंसंट्रेशन,
तो जैसे ही H+ कंसंट्रेशन कम होती है बच्चों, तो क्या होगा आपके पास में, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है H+ कंसंट्रेशन कम होने का मतलब आपका जो है pH बढ़ना। pH बढ़ने का मतलब जो है आपका ब्लड किधर जा रहा है बच्चों, एल्केलाइन की तरफ। किधर जा रहा है बच्चों बताओ, एल्केलाइन क्वालिटी की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका बफर सिस्टम कैसे आपके ब्लड को एल्केलाइन होने से बचाता है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड बफर। ये क्या करता है, देखो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके ये H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, ये टूट जाता है किस किस के अंदर, H+ और HCO3 के में। आई बात समझ में। और ये जो H+ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये H+ आपके ब्लड के अंदर मिल जाएंगे और ब्लड के अंदर मिलकर इंक्रीज कर देंगे वापस H+ की कंसंट्रेशन को, और आपकी जो pH जो बढ़ गई थी उस pH को क्या कर देंगे, वापस कम कर देंगे। आई बात समझ में। मतलब जो एल्केलाइन हो गई थी pH, उसको वापस कम करके किधर ले आएंगे, 7.35 से 7.45 के बीच में। बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन कम होगी तो आपकी pH बढ़ेगी, तो वापस क्या कर देंगे, ये H2CO3 टूटेगा और टूट कर क्या देगा, H+ और H+ किसमें मिल जाएगा, ब्लड के अंदर, और H+ का लेवल वापस बढ़ने लगेगा और pH आपकी वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी, देखो सबसे पहले तो आपने क्या pH बढ़ जाए तो कैसे रेगुलेट करेगा आपके कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। दूसरी बात आपके पास में, दूसरी कंडीशन, आपके अगर H+ बढ़ जाए तो आपको पता है H+ बढ़ जाएंगे, H+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए आपके, तो क्या होगा आपके पास में, जो है pH कम हो जाएगी। मतलब ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चों, एसिडिक की तरफ। ब्लड जा रहा है एसिडिक की तरफ आपका। बात समझ में आ रही है। देखिए अब उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि ये जो HCO3 है, HCO3 है, ये अपने साथ जोड़ लेगा, ब्लड से ले लेगा H+ को, H+ को ब्लड के साथ, ब्लड में जो H+ बढ़ गए तो ब्लड के H+ को लेकर ये HCO3 जुड़कर H2CO3 बना लेगा। कार्बोनिक एसिड जो बाइकार्बोनेट है वो H+ को ले लेंगे और क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। ये बाइकार्बोनेट है, HCO3 बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि अगर H+ बढ़ जाते हैं तो बाइकार्बोनेट अपने साथ में जोड़ लेता है, और H+ अगर कम हो जाते हैं तो बाइकार्बोनेट H+ दे देता है। आगे बात समझ में, बात समझे या नहीं समझे। तो देखो यहाँ पर बफर सिस्टम कर क्या रहा है, देखो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये H2CO3 क्या है, आपके कार्बोनिक एसिड है। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कार्बोनिक एसिड है और ये बाइकार्बोनेट है। एक बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रहेगी आप लोगों को, ये बाइकार्बोनेट है। तो देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका ब्लड एल्केलाइन की तरफ जाए तो आपका बफर सिस्टम आपके ब्लड के एल्केलाइन की वजह से, देखो आपके ब्लड में क्या करेगा, एल्केलाइन तो रखेगा लेकिन जो एल्केलाइनिटी है उसको कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, आपके ब्लड में H+ आयन मिलाकर। वो H+ आयन कहाँ से आएंगे, आपके बाइकार्बोनिक एसिड से। कहाँ से आएंगे बताओ, कार्बोनिक एसिड से। कहाँ से आएंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3 से, H2CO3 से। और अगर आपके H+ बढ़ जाए, आपका ब्लड एसिडिक हो जाए, तो ब्लड के जो H+ है ये बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, बना तो एसिड है लेकिन ये जो एसिड बना है बच्चों, इस H+ जो आपके ब्लड के अंदर बढ़े हुए थे उनसे वीक एसिड है। ये वीक एसिड, ये वीक एसिड है और ये ब्लड की एसिडिटी को इतना नहीं बढ़ाएगा जितना H+ बढ़ाएंगे। तो समझे बफर सिस्टम कैसे काम करता है, एक बार फिर से समझेंगे बफर सिस्टम कैसे काम करता है। जब आपके देखो बफर सिस्टम में दो कंपोनेंट काम करते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक तो कार्बोनिक एसिड, एक बाइकार्बोनेट। होता क्या है देखो, पहला बफर सिस्टम में देखो आपके पास में किस तरीके से बफर सिस्टम से आपकी pH मेंटेन होती है, रेगुलेट होती है। तो सबसे पहला बफर सिस्टम आपने देखा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। तो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेटिक सिस्टम जो है आपका किस तरीके से pH को रेगुलेट रखता है।
अगर आपकी ब्लड की पीएच बढ़ जाती है, पीएच बढ़ने का मतलब है H+ कम हो रहे हैं, तो आपका कार्बोनिक एसिड अपने आप में से H+ आयन देगा और ब्लड में मिला देगा, जिससे कि H+ बढ़ने लगेंगे और आपकी जो पीएच बढ़ चुकी थी वो जो है कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके ब्लड के अंदर पीएच कम हो जाए, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाए, या मतलब आपका H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका H+ है उसको ब्लड से उठाकर बाइकार्बोनेट अपने साथ में जोड़ लेगा और कार्बोनिक एसिड बना देगा। मतलब ब्लड के अंदर जो है H+ आयनों की कमी कर देगा। जब H+ आयनों की कमी होगी तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और ब्लड किस साइड में जाता जाएगा, एल्केलाइन की तरफ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपके दूसरा बफर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। दूसरा बफर सिस्टम देखेंगे बच्चों आप लोग। पहला आपने देख लिया कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। सेकंड बफर सिस्टम आपके पास में देखो फॉस्फेट सिस्टम। सेकंड बफर सिस्टम है आपके पास में फॉस्फेट सिस्टम। अरे 4 रेगुलेटरी सिस्टम है ना आपकी ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कौन कौन से 4 रेगुलेटरी सिस्टम? एक तो बफर हो गया, एक लंग्स हो गया, एक किडनी हो गया, एक पोटेशियम एक्सचेंज हो गया। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बफर में। बफर में हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट सिस्टम। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फेट सिस्टम। फॉस्फेट सिस्टम में क्या होगा, इधर देखो, जब आपके H+ कम हो जाएगा, H+ कम होने का मतलब पीएच बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ने का मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, एल्केलाइन। तो फॉस्फेट किस तरीके से आपकी पीएच को वापस कम करने की कोशिश करेगा। आप लोगों को पता है कि जब H+ कम हो जाते हैं तो ब्लड में क्या मिलाए जाते हैं, H+ मिलाए जाते हैं। तो पिछली बार H+ कहाँ से आए थे, पिछली बार तो कार्बोनिक एसिड से आए थे। अब की बार H+ कहाँ से आएंगे, देखिएगा बच्चों आप लोग। अब की बार H+ आएंगे आपके H2PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड। इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये टूट जाएगा और बच्चों टूट कर ये H2PO4 टूट जाएगा और H+ प्लस HPO4 माइनस में टूटेगा और ये H+ जो है आपके ब्लड में चले जाएंगे। और ब्लड में जब H+ जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ये रिजल्ट देखो, आपकी पीएच वापस नॉर्मल की तरफ आएगी, वापस H+ क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। और जो आपका बढ़ गया था, ब्लड एल्केलाइन की तरफ जा रहा था, आपकी पीएच 8, 9, 10 की तरफ जा रही थी, वापस पीएच कहाँ आ जाएगी बताओ बच्चों, 7.35 से 7.45 के बीच में आ जाएगी। जितने भी H+ की कमी होगी सारे के सारे H+ किससे ले जाएंगे, फॉस्फेट सिस्टम से। तो सारे के सारे बफर सिस्टम एक साथ, सारे के सारे जो है जितने भी आपके रेगुलेटरी सिस्टम है पीएच वाले, वो सब ये कोशिश करते हैं कि जो ब्लड की पीएच है 7.35 से 7.45 के बीच में रहे। तो फॉस्फेट सिस्टम कैसे काम करा आपने देखा। सबसे पहले कैसे, जब आपके H+ की कमी आ जाए तो फॉस्फेट सिस्टम कैसे काम किया। और अगर H+ बढ़ जाए, H+ बढ़ने का मतलब पीएच कम होना, पीएच कम होने का मतलब ब्लड किधर जा रहा है बच्चों, एसिडिक की तरफ। तो उस कंडीशन में फॉस्फेट सिस्टम कैसे काम करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो HPO4 माइनस है, HPO4 माइनस होगा आपके ब्लड का, वो क्या ले लेगा, यहाँ से H+ आयन ले लेगा, H+ आयन ले लेगा। और जो ब्लड है, ये ब्लड है मान के चलो, इस ब्लड के अंदर H+ आयन का क्या करेगा, कमी करेगा। किसको दे देगा, ये HPO4 माइनस को। और HPO4 माइनस इसका क्या कर लेगा, अपने साथ में जोड़कर H2PO4 बना लेगा, H2PO4 सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड H2PO4। तो आपके यहाँ से क्या हुआ, H+ आयनों की कमी कर देगा ये, HPO4 माइनस अपने साथ में जोड़ लेगा H+ आयनों को, और ब्लड के H+ आयन कम होंगे तो जो ब्लड की जो पीएच थी वो जो कम हो रही थी वो वापस क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्योंकि H+ का लॉस होता है तो पीएच क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपने देखा, जब H+ कम हो जाते हैं या H+ बढ़ जाते हैं तो फॉस्फेट बफर सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट बफर सिस्टम, अगला बफर सिस्टम है बच्चों आपके पास में प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम। प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम देखो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। और ये मेनली किसकी वजह से होता है, बस इतना याद रखेंगे आप लोग, एल्बुमिन की वजह से, मेनली एल्बुमिन की वजह से। क्या होता है देखो, आपको हम बता दें कि वही सेम टू सेम बात, जैसे ही मान के चलो आपके पास में H+ की कमी होगी ब्लड के अंदर, तो H+ की कमी होने पर pH बढ़ेगा, और pH बढ़ने का मतलब जो है ब्लड जो है एल्केलाइन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों, एल्केलाइन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है बताओ, H+ की कमी है, तो जो आपका प्रोटीन होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। प्रोटीन के पास आपको पता है बहुत सारे H+ आयन है, और ब्रेकडाउन होकर ये प्रोटीन क्या दे देगा, H+ आयन किसको दे देगा, ब्लड को। और ब्लड के अंदर क्या होगा बच्चों, H+ आयन बढ़ने लगेंगे, और pH क्या आने लगेगी, कम होने लगेगी वापस। बढ़ी हुई pH वापस क्या होगी, कम होने लगेगी, मतलब जो है नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी। प्रोटीन ने क्या किया, H+ आयन दे दिया ब्लड को। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके पास में ब्लड के अंदर H+ आयन बढ़ जाए, मतलब H+ आयन बढ़ने का मतलब pH कम हो जाए, कहने का मतलब ब्लड क्या हो जाए, एसिडिक। ब्लड क्या हो जाए बच्चों, एसिडिक हो जाए। ब्लड एसिडिक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है प्रोटीन क्या करेगा बच्चों, इस H+ आयन को ब्लड से ले लेगा और अपने साथ में जोड़ लेगा, और H+ आयनों की क्या करने लगेगा, कमी करने लगेगा। जब H+ आयनों की कमी होगी तो आपकी जो ब्लड की एसिडिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि H+ आयन क्या बनाते हैं, एसिडिटी बनाते हैं। तो H+ आयन कम होंगे तो एसिडिटी क्या होती जाएगी ब्लड की, बताओ बच्चों, कम होती जाएगी, और ब्लड वापस किधर आने लगेगा, नॉर्मल pH की तरफ। किधर आने लगेगा बच्चों, नॉर्मल pH मतलब एल्केलाइन की तरफ। किधर बच्चों, एल्केलाइन की तरफ। आ गई बात समझ में। तो तीसरा बफर सिस्टम आपके पास में क्या था, प्रोटीन बफर सिस्टम। चौथे बफर सिस्टम की तरफ, 4 बफर सिस्टम है आपके पास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा बफर सिस्टम है बच्चों, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। अब देखो बच्चों कैसे काम करता है। आपको पता है कि आपके पास हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो क्या करता है, देखो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन थी। देखो, एक तो आपके पास में H+ कम होना, जिसकी वजह से आपकी pH बढ़ जाना। अगर H+ कम हो जाए, pH बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपके ब्लड एल्केलाइन हो जाए। तो उस टाइम पे किस तरीके से आपका जो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम काम करेगा, तो जब आपके बच्चों H+ कम हो जाए, pH बढ़ जाए, ब्लड एल्केलाइन हो जाए, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आपके ब्लड को H+ आयन देगा। क्या देगा, ब्लड को H+ आयन देगा। और तो हीमोग्लोबिन H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा तो आपके ब्लड के अंदर H+ आयन बढ़ने लगेंगे, और आपके ब्लड की बढ़ी हुई pH कम होने लगेगी। मतलब ब्लड की pH जो है वापस नॉर्मल की तरफ आने लगेगी। बढ़कर जो 8-9 हो गई थी, वापस वो किधर आने लगेगी, 7.35 से 7.45 के बीच में आने लगेगी। और ये देखो सारे के सारे रेगुलेटरी सिस्टम कब तक काम करते हैं, जब तक काम करते हैं जब तक कि pH आपकी 7.35 से 7.45 के बीच में ना आ जाए। और रेगुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के हैं, आपने 4 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से, एक तो बफर सिस्टम जो कि चल रहा है आपके, एक किडनी, एक लंग्स, और चौथा आपके पास में पोटेशियम एक्सचेंज। तो हम सबसे पहला वाला पढ़ रहे थे, पहला वाला पढ़ रहे हैं बफर सिस्टम के बारे में। और पहले वाले के अंदर चल रहा है चौथे वाला, कि 4 प्रकार के बफर सिस्टम थे। तो चौथा बफर सिस्टम है हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। तो हमने हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम में क्या पढ़ा, कि जब आपका ब्लड की pH बढ़ जाए तो किस तरीके से हीमोग्लोबिन ब्लड की pH को वापस कम करता है। दूसरी कंडीशन क्या है आपके इसके अंदर, जब H+ आयन आपके बढ़ जाए मान के चलो ब्लड के अंदर, तो आपको पता है pH क्या हो जाएगी, कम। मतलब pH किधर चली जाएगी बच्चों, एसिडिक। कैसे हो जाएगी, एसिड। उस कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन किस तरीके से आपकी pH को वापस बढ़ाएगा, कहने का मतलब आपके H+ आयनों को कम करेगा। कैसे कम करेगा, कि जो आपका हीमोग्लोबिन है बच्चों, वो H+ आयन लेगा आपकी बार। क्या लेगा, H+ आयन लेगा। किससे लेगा H+ आयन, बताओ, आपके पास में नेगेटिव। देखो ये क्या करेगा, H+ आयन लेगा आपकी बार आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास में जब H+ आयन की कमी होगी, मतलब H+ आयनों को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो pH क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी। आई बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में। तो देखो ये किस तरीके से H+ आयन को कम ज़्यादा करता है, मैं आपको बता दूं। इधर देखिए,
हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन है। इधर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि जब देखो आपको पता है कि जो बाइकार्बोनेट है उन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है? और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये भी आपका हीमोग्लोबिन है। मान के चलो ब्लड के अंदर ये तो होता है, ये ब्लड है। और ब्लड की पीएच मान के चलिए आपके पास में अभी आपके पास में सबसे पहले क्या होगा, ब्लड की पीएच बढ़ी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा बच्चों, ब्लड की पीएच बढ़ी होते हीमोग्लोबिन SCO3 को ले लेगा। किसको अंदर ले लेगा? SCO3 की। जब ब्लड के अंदर जो है बाइकार्बोनेट कम हो जाते हैं तो आपके पास ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके जो है पीएच जो है आपकी कम होने लगेगी। आई बस H+ बढ़ने लगेंगे, बाइकार्बोनेट को अंदर ले लेगा। बाइकार्बोनेट आपके जब हीमोग्लोबिन के अंदर चले जाएंगे तो आपके यहाँ पर क्या बढ़ने लगेंगे बताओ, H+ बढ़ने लगेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, H+ बढ़ने लगेंगे और यहाँ पर क्या होगा, पीएच जो है कम होने लगेगी। इसी तरह से अगर आपके पास में बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास में ये ब्लड है और आपके पास में मान के चलो ब्लड की पीएच कम है, ब्लड की पीएच कम है तो मतलब ब्लड क्या है, एसिडिक है बच्चों, एसिडिक है। और यहाँ पर H+ बढ़े हुए हैं तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपनी तरफ से निकालेगा बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, इस H+ को अपने साथ में जोड़कर ब्लड के अंदर H+ की कमी कर देंगे। ये देखा था आप लोगों ने, क्या बना लेता है H+ के साथ में जुड़ के बाइकार्बोनेट, बताओ? H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से देखो आपके हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम काम कर, ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे, ध्यान से समझेंगे तो दोनों कंडीशन को बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात, आपके पास में ये बफर सिस्टम हो गया, रेगुलेटरी सिस्टम है पहला सिस्टम, बफर सिस्टम। सेकंड पे बात करते हैं हम लोग किडनी की तरफ, किडनी की तरफ चलते हैं। किडनी, और ये सारे के सारे एक साथ काम कर रहे हैं बच्चों, सारे के सारे। और इन सब का एक ही मोटिव, एक ही गोल है कि ब्लड की पीएच को 7.35 से 7.45 के बीच में लाना। किडनी कैसे काम करती है, देखो जैसे कि आपके पास में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपके देखो कैसे, देखो आपके पीएच पहले बढ़ जाए, और दो कंडीशन ही होती है, या पीएच कम हो जाए। पीएच बढ़ने का मतलब आपको पता है कि H+ कम हो गए और HCO3 बढ़ जाएंगे, HCO3 बढ़ जाएंगे, यही चीज़ हो रही है। जब आपके H और पीएच कम होने का मतलब H+ बढ़ गए और HCO3 क्या हो गया बच्चों, कम हो गए। तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ पहली वाली कंडीशन जिसमें आपके SCO3 बढ़े हुए हैं, क्या है बताओ बच्चों, SCO3 बढ़े हुए और H+ क्या है, कम है। तो क्या करेगी किडनी जो है SCO3 को एक्सक्रीट करवा देगी। जब SCO3 एक्सक्रीट हो जाएंगे मतलब बाइकार्बोनेट आपके एक्सक्रीट हो गए, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, क्षारीय, मतलब एल्केलाइन होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, एल्केलाइन। जब SCO3 आपके एक्सक्रीट हो जाएंगे तो H+ बढ़ने लगेंगे, क्या बढ़ने लगेंगे, H+। और ये H+ बढ़ेंगे ब्लड के अंदर तो ये आपकी पीएच जो बढ़ गए थे उस पीएच को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जानते हो H+ बढ़ने पर पीएच क्या हो जाती है, कम। दूसरी कंडीशन ये वाली बच्चों, इस वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे ध्यान दीजिए आप लोग, सेकंड कंडीशन पे। इसमें क्या है, आपके पास में SCO3 कम है तो इस कंडीशन में पीएच क्या करेगी, HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। और जब SCO3 का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो आपके ब्लड के अंदर SCO3 बढ़ेंगे और ये SCO3 क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे किसको, H+ को। किसको कम कर देंगे, H+ को। कैसे कम कर देंगे, अपने साथ में जोड़ लेंगे SCO3 H+ को, बना देंगे H2CO3, आपको पता भी है, कम कर देंगे H+ को। और आपकी जब H+ की कमी आएगी ब्लड के अंदर तो पीएच क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो कम जो पीएच हुई थी उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया किडनी ने। और जो बढ़ी हुई पीएच थी उसको देखो, ये देखो फर्स्ट वाले में क्या था, पीएच बढ़ी हुई थी तो कम कर दिया पीएच को। और दूसरे वाले में पीएच जो है आपकी कम थी तो आपके पीएच को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया आपने देखा, आप बार बार देखें, अपने आप समझ जाएंगे बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो किडनी का आपने समझा बच्चों। और सबसे मेन जो आपके मेन एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने वाला, एसिड बेस बैलेंस आपके पास में, एसिड बेस बैलेंस
मेनली आपकी किडनी के द्वारा ना, किडनी के द्वारा मेंटेन होता है। देखो आप देखेंगे सबसे पहले लंग्स के द्वारा फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, एसिड बेस बैलेंस की लंग्स को, और सेकंड प्रायोरिटी अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, सेकंड किसको देंगे, किडनी को। कि एसिड बेस बैलेंस सबसे ज़्यादा किसके द्वारा मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है, लंग्स के द्वारा। दूसरे नंबर पे आप किडनी देंगे, है ना। तीसरे नंबर बफर सिस्टम, चौथे नंबर पर पोटेशियम एक्सचेंज। बात करते हैं किडनी के बाद, आप बात करेंगे लंग्स की। लंग्स कैसे जो है आपके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। लंग्स की बात करें बच्चों, ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, लंग्स को समझने से पहले आप देखें लंग्स का काम क्या है, O2 अंदर डालना, CO2 को बाहर निकालना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें बच्चों, CO2 एक एसिडिक गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे गैस है बच्चों, एसिडिक गैस। और अगर बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाती है तो तुम्हें पता ही है ब्लड के अंदर होती है जो है CO2 और O2 दोनों ही ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। अगर CO2 बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लड में अगर CO2 बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ब्लड क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लड एसिडिक। और ब्लड की जो pH है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब CO2 बढ़ने पर ब्लड एसिडिक हो जाएगा और pH क्या हो जाएगी, कम। और इसी की जगह पर अगर CO2 कम हो जाए ब्लड के अंदर तो ब्लड जो है एसिडिक की जगह क्या हो जाएगा, ब्लड एल्केलाइन, और आपके पास में जो pH है वो बढ़ जाएगी। एल्केलाइन pH का मतलब बढ़ना। तो आपके पास में यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर आपके, देखो एसिडिक pH होती है ब्लड में, एसिडिक pH, तो आपका लंग्स क्या करेगा बच्चों, कंपनसेटरी मैकेनिज्म दिखाएगा। लंग्स CO2 को निकालेगा बाहर। किसको निकालेगा, CO2। जब CO2 बाहर निकलेगी तो आपके जो है ब्लड की एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एसिडिटी क्या होती जाएगी, रिजोल्व, और pH क्या आती जाएगी, नॉर्मल। क्यों रिजोल्व हुई एसिडिटी, क्योंकि एसिडिक ये जो CO2 उसको बाहर निकाल दिया गया। और उसी तरह एल्केलाइन pH हो जाए आपके ब्लड की, एल्केलाइन pH हो जाए तो लंग किस तरीके से एल्केलाइन pH को, मतलब बढ़ी हुई pH को कम कैसे कराएगा। तो लंग्स क्या करेगा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, CO2 का जो एक्सक्रीशन है वो क्या कर देगा, कम। CO2 जो बाहर निकाल रहा था उसको क्या कर देगा, कम। एक्सक्रीशन को क्या कर देगा, CO2 के एक्सक्रीशन को या CO2 के एक्जेलेशन को कम कर देगा। और CO2 क्या रहेगी, ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी। और जब CO2 ब्लड में बढ़ेगी तो CO2 क्या करती है, CO2 कैसे गैस है, एसिडिक गैस है, तो जो एल्केलाइन है वो कम होता जाएगा और pH जो है आपकी नॉर्मल की तरफ आता जाएगा। क्योंकि एसिडिक बढ़ेगा, CO2 आपका कम बाहर निकल रहा है, कम एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ब्लड के अंदर CO2 क्या होता जाएगा बताओ, बढ़ता जाएगा ब्लड में CO2। और ब्लड में CO2 बढ़ेगा तो वो क्या बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर एसिडिटी को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, जब ब्लड की एसिडिटी बढ़ाएगा तो एल्केलाइन क्या होता जाएगा, कम। और जब एसिडिटी बढ़ेगी ब्लड के अंदर तो pH क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो एल्केलाइन pH थी, बड़ी हुई pH थी, वो कैसे कम करता है आपका लंग्स, आपने सीखा। पोस्टपेड एक्सचेंज की बात करें हम लोग, पोस्टपेड एक्सचेंज की बात करें हम लोग नेक्स्ट, देखिए आपके पास ये थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके याद रखेंगे। पोटेशियम एक्सचेंज चौथे प्रकार का आपका रेगुलेटरी सिस्टम, पोटासियम एक्सचेंज, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, मैं आपको बता दूं। देखो जब आपकी एसिडिटी होगी ब्लड के अंदर तो आपको देखो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। जानते हो ना हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया का मतलब K+ का लेवल बढ़ना, पोटेशियम बढ़ना। और जब आपका ब्लड एल्केलाइन होगा तो इसको एल्केलाइन को कम करने के लिए आपका जो है हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम की कमी। ये दो बात याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, है ना। क्लियर है, एसिडिटी और एल्केलाइन क्लियर है आपके पास में। नेक्स्ट आप बात करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस की बच्चों। ये तो किस तरीके से आपका एसिड बेस जो है बैलेंस रहता है। अब बात करते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड बेस इम्बैलेंस। देखो एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होगा बच्चों, सामने देखिएगा और समझिएगा। आपको पता है कि ब्लड की pH कितनी होती है, नॉर्मल। ब्लड pH नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, अब जो भी नहीं जानता वो पागल है। 7.35 से 7.45 के बीच होती है। इधर देखिए, अब एसिड बेस इम्बैलेंस क्या कहेंगे आप लोग, अगर pH 7.35 से कम हो जाए
तो अलग बात, इम्बैलेंस हो गया। और 7.45 से बढ़ जाए तब भी इम्बैलेंस हो गया। 7.35 से कम हो जाए तो हम कहेंगे बच्चों एसिडोसिस। क्या कहेंगे? एसिडोसिस। और 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे एल्किलोसिस। दो कंडीशन आपके पास में है, एसिडोसिस एंड एल्किलोसिस। बात करते हैं हम लोग आगे। तो आपके पास में 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले एसिडोसिस की बात करें, फिर एल्किलोसिस की बात करें। 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। देखो इधर देखें आप लोग, देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग, बात चल रही है एसिड बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस की। बैलेंस हमने पढ़ लिया, इम्बैलेंस की तो आपकी पीएच बिगड़ जाना, ब्लड की पीएच बिगड़ जाना, एसिड बेस इम्बैलेंस कहलाता है। तो आपने देखा 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, और 7.45 से ज़्यादा है तो एल्किलोसिस। अब यहाँ पर देखो, एसिडोसिस भी 2 प्रकार का होता है, एल्किलोसिस भी 2 प्रकार का होता है। एसिडोसिस भी 2 प्रकार कौन सा? एक तो आपके पास में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक आपके पास में रेस्पिरेटरी। कहने का मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही और उसकी वजह से आपके ब्लड की पीएच कम होती जा रही है, एसिडोसिस हो रहा, एसिडिटी हो रही है ब्लड की, ब्लड के अंदर जो है पीएच एसिडिक की तरफ जा रही है। लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होने की वजह से वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। उसी तरह से आपकी किडनी में मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीएच बढ़ती जा रही है, मतलब ब्लड की पीएच एल्कलोसिस की तरफ जा रही है, तो उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहेंगे। उसी तरह से आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और आपके जो है ब्लड की पीएच जो है बढ़ती जा रही है, एल्कलोसिस होती जा रही है लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस 1 बाय 1। एक एक पढ़ लेंगे, कैसे भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की बात है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देखिए किसे कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सबसे पहली बात तो यह है कि एसिडोसिस से तो पीएच जो है 7.35 से कम है, पहली बात। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी मामला है तो प्रॉब्लम किस में? लंग्स में है। दूसरी बात, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम लंग्स में है। आई बात समझ में? प्रॉब्लम कहाँ है? लंग्स में। और लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या रहेगा बच्चों? CO2 का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, डिक्रीज। लंग्स में प्रॉब्लम है, CO2 बाहर नहीं निकल पा रही, डिक्रीज CO2 एक्सक्रीशन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और CO2 का एक्सक्रीशन कम हो गया तो इंक्रीज CO2 इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर CO2 बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि CO2 कैसी गैस है? एसिडिक गैस है। ब्लड में क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? एसिडोसिस। ब्लड में क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। मतलब जो पीएच है बच्चों, ब्लड की पीएच जो है आपके पास में, जो ब्लड की पीएच है आपके पास में 7.35 से कम हो जाएगी। एसिडोसिस का नाम आया तो लंग्स की जो बीमारियां जिसके अंदर आपकी देखो रेस्पिरेटरी रेट कम हो या CO2 रिटेन हो, ऐसी सारी लंग्स की बीमारियां जिनमें CO2 रिटेन होती है उन सब में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे COPD हो गया आपके पास में बच्चों, आपके अस्थमा हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपके अस्थमा, निमोनिया, जिनके अंदर हाइपोवेंटिलेशन होता है, वो सारी की सारी आपके पास में सारी की सारी लंग्स की बीमारियां जिनमें रेस्पिरेटरी कम हो जाए या डेप्थ कम हो जाए,
उन सब के अंदर, मैं पूरे नाम नहीं बता रहा आप लोगों को, आप लिख लेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ, सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ, निमोनिया हुआ, एटलैक्टेसिस हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, एम्फाइसीमा हुआ, एम्फाइम हुआ, पल्मोनरी एडिमा हुआ, न्यूमोथोरेक्स होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, मतलब सारी की सारी लंग्स की बीमारियाँ, उन सब में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, कम काम करती है, एमजी मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस में भी क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी क्या देखने को मिलता है बताओ बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और बात देखेंगे आप लोग, सीएनएस डिप्रेजेंट जो दवाइयाँ होती है, सीएनएस डिप्रेजेंट दवाइयाँ जो सीएनएस को डिप्रेस करती है, वो सब भी बच्चों ध्यान रखिएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करते हैं, है ना। जैसे कौन कौन आपको मैं बता दूँ, एनेस्थेटिक एजेंट हुए, ध्यान रखिएगा, ओपोइड्स हुए आपके पास में, ओपोइड्स जितनी भी है, सेडेटिव एजेंट हुए आपके पास में, ओपोइड्स मॉर्फिन वगैरह जो भी है, सीएनएस डिप्रेजेंट हुए, सेडेटिव हुई, जितनी भी निद्राकारक दवाइयाँ, ये सब क्या करती है, आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है। सीएनएस डिप्रेस होने का मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाएगा, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कम काम करेगा, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम कम काम करेगा तो CO2 क्या होगी, रिटेन होगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जब CO2 रिटेन होगी तो ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ेगी और एसिडोसिस होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सीएनएस डिप्रेशन होने पर, जैसे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो गई, कोई ट्रोमा हो गया, लिख रहे हैं आप लोग, ये सब आपके क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बताइए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया तो क्या मैनेजमेंट करेंगे आप लोग बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ देखो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वालों को होता है तो सबसे पहली पोजीशन देंगे हम लोग, ऑर्थोपेनिक बेस्ट पोजीशन है जो COPD वालों को देते हैं। और दूसरी बात, हम लोग सक्शन करेंगे, एयरवे क्लियर करेंगे उसका, और आपको सक्शन का पता ही है कि हम लोग 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करते, लेस देन 10 सेकंड करेंगे। और तीसरी बात, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। क्लियर बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास में देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। पहले रेस्पिरेटरी की बात कर लें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ लिया, फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, है ना। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आप समझेंगे बच्चों ध्यान से, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आप समझ गए होंगे नाम से, अब इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं तो। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का मतलब ये होगा बच्चों कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके CO2 बाहर नहीं निकल पा रही, सॉरी, आपके CO2 जो है बाहर ज़्यादा निकल रही है, बाहर ज़्यादा निकल रही है। और जब CO2 बाहर ज़्यादा निकलोगे तो ब्लड के अंदर CO2 क्या हो जाएगी बताओ, ब्लड में CO2 की कमी आ जाएगी, और ब्लड क्या होने लगेगा बताओ, ब्लड की जो है pH बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो CO2 किसकी तरह काम करती है, एसिडिक की तरह काम करती है। तो एसिडिटी कम होगा तो एल्केलाइन बढ़ेगा, और एल्केलाइन बढ़ेगा तो ब्लड की pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। और जब ब्लड एल्केलाइन हो जाए किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहते हैं। और ये कौन कौन से कंडीशन में देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में, देखो पहली बात तो आपको pH 7.45 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, कोजेज की आप बात करें बच्चों, तो आपके पास में देखो, एक तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाए, किसी भी कारण से हाइपर वेंटिलेशन हो जाए। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आपके रेट और डेप्थ बढ़ जाए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हाइपर स्टिमुलेट हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हाइपर स्टिमुलेट हो जाए। हाइपर स्टिमुलेट हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कौन से कंडीशन में देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। फीवर के अंदर, पेन की कंडीशन में, आपके हिस्टीरिया में, आपके एंजाइटी में,
आपके प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है बच्चों, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपके पास में बच्चों बात करते हैं हम लोग, ये आपका रेस्पिरेटरी कंप्लीट, एल्वेलोसिस और एसिडोसिस दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये क्या है बच्चों, आपकी कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का मतलब देखो, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। देखो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का मतलब या तो किसी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या मेनली किसमें, किडनी में, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, ग्लैंड या किडनी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके H+ बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं बताओ, जिसकी वजह से H+। और जब H+ बढ़ेगा तो आप लोग जानते हैं ब्लड में क्या होगा बताओ, एसिडिटी होगी ब्लड में। और जब आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लड के अंदर एसिडिटी हो जाए तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आई बात समझ में। और एसिडोसिस है तो पीएच क्या रहेगी बताओ, 7.35 से कम रहेगी। कारण मेटाबॉलिक है, जैसे कि अब इसके कारण देखो बच्चों, कारण तो आपने देख लिया मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से, किडनी में प्रॉब्लम हो, कोई ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, इस वजह से। मेन कारण आपकी कोई रीनल डिजीज हो, आपके डायबिटीज मेलाइटस, आपने देखा डायबिटीज मेलाइटस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है। स्टारवेशन की कंडीशन में, आपके माल न्यूट्रिशन, आपके सीवियर डायरिया, क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस होंगे। इलियोस्टोमी, यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट लॉस होने की वजह से एसिडिटी बढ़ेगी। एस्प्रिन ओवरडोज, ये भी आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है। एस्प्रिन ओवरडोज कैंसर या मेलिग्नेंसी में, इन सब में क्या होगा बच्चों आपके पास में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ध्यान देखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ट्रीटमेंट देखेंगे आप लोग। ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोग बच्चों इंजेक्शन बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, इंजेक्शन HCO3 या बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन बाइकार्बोनेट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फिर भी ना हो तो रीनल डिजीज वालों में हम लोग डायलिसिस कराते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आपके पास में देखो, एल्केलोसिस है तो इसका मतलब जो पीएच है 7.45 से ज़्यादा रहेगी। सबसे पहली बात तो ये, मेटाबॉलिक का मतलब प्रॉब्लम जो है मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि प्रॉब्लम या तो किसी ग्लैंड में है बच्चों, या फिर किसी किडनी में है। दोनों में प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जो है आपके पीएच बढ़ने लगी, क्या कहलाएगा आपके पास में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब कारण देखिए बच्चों, कोजेज। कोजेज यहाँ पर क्या होगा देखो, मेनली देखो कहने का मतलब बच्चों देखो एल्केलोसिस कब होंगे, जब एसिड का लॉस होगा। एसिड का लॉस होगा तो एल्केलोसिस होंगे। कहने का मतलब आपके पास में H+ का लॉस हो। एसिड में क्या होता है, H+ होता है ना। जैसे आप HCl की बात करो,
तब भी इसमें क्या होता है, H प्लस होता है ना, H प्लस और Cl माइनस से मिलके बना होता है आपके पास में। तो देखिए अगर आपके देखो यहाँ पर क्या होता है, मेनली देखेंगे बच्चों, ये आपका स्टमक है और आपको पता है मेनली स्टमक में क्या होता है, HCl। अगर आपको उल्टियाँ हो रही है तो HCl का लॉस होगा। आपके GIT से सक्शनिंग की जा रही है तब भी HCl का लॉस होगा। आपके जो है गेस्ट्रोटोमी की गई है, यहाँ से कोई सिक्रेशन निकल रहा है तब भी HCl का लॉस होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी HCl का लॉस हो रहा है आपके उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्योंकि एसिड का लॉस होगा तो आपके ध्यान से देखिए एसिडिटी कम होगी तो एल्केलाइन बढ़ता जाएगा। तो देखो कारण देखिए, ये एग्जाम में दिखेंगे आपको, GIT सक्शनिंग। GIT सक्शनिंग से क्यों होगा आपकी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि HCl का लॉस होगा, एसिड कम हो रहा है। जब एसिड कम होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी तो एल्केलाइन बढ़ जाएगा। GIT सक्शनिंग के साथ सीवियर वॉमिटिंग हो आपके, उस कंडीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर भी, पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्यों होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर इसलिए होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है ना, बच्चे को बार बार वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होगी तो जिसकी वजह से क्या है, HCl का लॉस होगा। आपने डायबिटिक्स लिया तो किडनी क्या करेगी, किसका लॉस करेगी बताओ, H प्लस आयनों का लॉस करेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिए बच्चों, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा कि या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्यूजन, सॉरी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रीटमेंट में नहीं आएगा, ये कारण है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी। आगे बात समझ में, हाँ यहाँ पर देखो आप लोग जो है यहाँ पे CO2 रिटेन कराने की कोशिश करते हैं, CO2 रिटेन कराने की कोशिश करते हैं आप लोग, ये इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ध्यान रख। और जबकि क्या करेंगे, बाकी कारणों को हटाने की कोशिश, GIT सक्शनिंग नहीं करेंगे और सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग को रोकेंगे, यहाँ पर भी वोमिटिंग को रोकेंगे, डायरेटिक्स को बंद कर देंगे, उससे क्या आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सही होने लगेगा। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस आपने पढ़ा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब जो आपके एसिड बेस इम्बैलेंस है या जो पीएच का इम्बैलेंस है ब्लड का, वो किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है उसकी बात करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ एसिड बैलेंस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस का डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। तो आपको बता दें, देखो इसके लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों ABG एनालिसिस, पहली बात। और ABG एनालिसिस के लिए सैंपल जो है आर्टरी से ब्लड लेंगे, आर्टरियल ब्लड, आई बात समझ में। और आर्टरियल ब्लड लेने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ABG का सैंपल लेते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, याद नहीं रहता आप लोगों को। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले 2 ml की सिरिंज लेंगे, सबसे पहली बात तो उसको हिपेरिनाइज्ड करेंगे। हिपेरिनाइज्ड का मतलब हिपेरिन से फ्लश करेंगे उसको, हिपेरिनाइज्ड का मतलब हिपेरिन से फ्लश करेंगे। उसके बाद एलन टेस्ट करेंगे। एलन टेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हाथ है मान के चलिए, यहाँ पर आप लोग रेडियल आर्टरी को पंचर करते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, सैंपल कहाँ से लिया था, रेडियल आर्टरी से।
तो हम ये देखते हैं। तो इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। मान के चलिए रेडियल आर्टरी है, और यहाँ पे इधर जो है अंगूठे के दूसरे साइड में होती है आपके पास में ये अल्नार आर्टरी है। दोनों आपके पाम को ब्लड सप्लाई करती है। तो देखो क्या करते हैं एलन में, पहले ये बात ध्यान रखें कि हम लोग एबीजी का सैंपल लेते हैं रेडियल आर्टरी से, यहाँ से सुई लगाकर, और यहाँ से लेंगे आप रेडियल आर्टरी से एबीजी सैंपल। उससे पहले आप ये देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि आप रेडियल आर्टरी को आप पंचर कर रहे हैं। कौन से आर्टरी को बच्चों? रेडियल आर्टरी को आप पंचर कर रहे हैं। ये आप लोग रेडियल आर्टरी को पंचर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत आएगी रेडियल आर्टरी से, तो ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी पंचर होने के बाद में? अल्नार आर्टरी से। अल्नार आर्टरी से। एलन टेस्ट में हम लोग रेडियल आर्टरी को, ध्यान से सुनिएगा, रेडियल आर्टरी को दबाते हैं और देखते हैं कि जो अल्नार आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। प्रेशर डालेंगे, पहले तो रेडियल और अल्नार आर्टरी दोनों पे प्रेशर डाल देंगे। कैसे करेंगे? देखो एलन टेस्ट, सबसे पहली चीज़ एलन टेस्ट में क्या करेंगे, क्यों करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रखेंगे। एलन टेस्ट, एलन टेस्ट सबको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आपके पास? देखो सबसे पहली चीज़ एलन टेस्ट क्यों करते हैं, नए पेज से बताता हूँ। नए पेज से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एबीजी का सैंपल लेने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसमें एक नाम आ गया अपने पास, एलन टेस्ट। सबसे पहले चीज़ एलन टेस्ट क्यों करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को देखने के लिए। अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को देखने के, पेटेंसी का मतलब कि वह पेटेंट है या नहीं, आगे तक ब्लड सप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग रेडियल एंड अल्नार दोनों आर्टरी पे प्रेशर डालते हैं, दोनों आर्टरी पर प्रेशर डालते हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ। उसके बाद जो रेडियल आर्टरी है उसका प्रेशर रिलीज करेंगे। प्रेशर रिलीज करेंगे और देखेंगे कि आगे जो है आपके पास में, जैसे अब देखो इधर देखो, प्रेशर डालेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट देखो आप लोग, पहले रेडियल और अल्नार आर्टरी पे आप प्रेशर डालेंगे। ये हाथ है और ये हाथ पे, यहाँ पे आपने एक हाथ से क्या डाल दिया, प्रेशर डाल दिया। तो ये जो आपकी पाम है, ये पाम जो है आपकी, इसका जो कलर है गुलाबी वो हट जाएगा, पिंकलेस हो जाएगी। जब सेकंड आप रेडियल आर्टरी के प्रेशर को रिलीज करेंगे तो ये पिंक कलर वापस आ जाए, पिंक कलर रिटर्न नॉर्मल वापस आ जाए, तो इसका मतलब रेडियल आर्टरीज, देखो एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो एलन टेस्ट एक बार फिर से देखेंगे। एलन टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, कि आपकी अल्नार आर्टरी जो है आगे ब्लड सप्लाई करने लायक है या नहीं, क्योंकि हम रेडियल आर्टरी को पंचर करेंगे। तो पहले रेडियल और अल्नार दोनों आर्टरी को आप लोग दबा देंगे, और दबाने के बाद आप देखेंगे जो पाम है उसका जो पिंक कलर था वो हट जाएगा, वाइट से हो जाएगी पाम। फिर आप लोग यहाँ से, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, रेडियल आर्टरी नहीं, आप अल्नार आर्टरी का प्रेशर रिलीज करेंगे। अल्नार आर्टरी का प्रेशर आप रिलीज करेंगे, और जैसे अल्नार आर्टरी का प्रेशर रिलीज किया और 5 से 7 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में बच्चों, 5 से 7 सेकंड के अंदर जो पिंक कलर है पाम का वापस आ जाए, तो इसका मतलब आपकी अल्नार आर्टरी ब्लड सप्लाई करने लायक है।
और आप जो है एबीजी का सैंपल रेडियल आर्टरी से ले सकते हो। आप रेडियल आर्टरी को पंचर कर सकते हो। अगर 5 से 7 मिनट के अंदर जो है आपकी जो हथेली है वापस पिंक कलर की ना हो तो आप फिर रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे, क्योंकि अल्नार आर्टरी पेटेंट नहीं है और ब्लड सप्लाई करने में क्या है, अनेबल है। आई बात समझ में। अब सैंपल ले लिया और सैंपल लेने के बाद हम लोग जो है अब एबीजी मशीन में डालेंगे और एबीजी मशीन जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट है ब्लड के अंदर, रेडियल आर्टरी से जो ब्लड लिया उसके अंदर जो कंपोनेंट है उस सबको रीड आउट करेगा और एक स्लिप देगा। अब उस स्लिप को पढ़ना जो है आपका एबीजी एनालिसिस कहलाता है। और एबीजी एनालिसिस से हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति को एल्किलोसिस है या एसिडोसिस है, और अगर एल्किलोसिस या एसिडोसिस है तो कौन से प्रकार का है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी प्रकार का है। तो हम लोग आगे देखेंगे एबीजी एनालिसिस के बारे में। स्लिप निकल गई, एबीजी एनालिसिस करेंगे हम लोग। एनालिसिस तो पहली बात तो ये देखेंगे आप एबीजी एनालिसिस में आपके पास देखिए बच्चों 4 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन? 4। कौन कौन सी आप जानते हो? एक तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ध्यान से समझिएगा बच्चों, और एक आपके पास है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस एक साथ लूँगा मैं। या फिर पहले आप रेस्पिरेटरी को ले लें। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसके बाद आपके पास में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो बच्चों एबीजी एनालिसिस में हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं। आपको पता है कि जो एसिड बेस इम्बैलेंस है वो 4 प्रकार का होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब देखिए एक बात सुनिए आप लोग बच्चों, किस तरीके से हम लोग एबीजी रिपोर्ट को देख के ये पता करते हैं कि मरीज को इन चारों में से कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि एबीजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। वैसे तो एबीजी की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग इन चारों चीज़ों में से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें मेनली याद होनी चाहिए। तो देखो आप लोगों को इन चारों चीज़ों को फाइंड आउट करना हो एबीजी रिपोर्ट में से, तो आपको कौन कौन सी रीडिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को एक तो नॉर्मल कुछ रेंज याद होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल पीएच, ये तो सभी को पता है कि 7.35 टू 7.45। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होना चाहिए, जो कि आपके पास 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बच्चों बाइकार्बोनेट SCO3। बाइकार्बोनेट आपके पास में जो नॉर्मल होता है आपके पास में 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप एक बात देखिए बच्चों यहाँ पे कि इन तीनों ही चीज़ों से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस प्रकार का एल्कलोसिस है, किस प्रकार का एसिडोसिस है। अब देखिए बच्चों, इधर देखिए, हम सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर आपके रेस्पिरेटरी का नाम आप कब लेंगे, जब जो है CO2 में प्रॉब्लम है, जब CO2 की जो रेंज है वो घटती है या बढ़ती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपके जो है मान के चलिए आपके लंग्स में प्रॉब्लम थी और आपने उस मरीज़ की, किसी मरीज़ में लंग्स की प्रॉब्लम थी, आपने उसकी एबीजी कराई और एबीजी कराने के बाद में आपने देखा कि उस मरीज़ में CO2 बढ़ा हुआ आ रहा है। कहने का मतलब उस मरीज़ में
जो है CO2 45 mmHg से ज़्यादा है। अब आप लोगों को पता है CO2 बढ़ेगा तो CO2 कैसी गैस है, एक एसिडिक गैस है, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, pH भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब CO2 बढ़ेगा तो pH क्या होगी, कम, क्योंकि एसिडिटी बढ़ने लगेगी। और pH किससे कम हो जाएगी, 7.35 से कम हो जाएगी। और इस कंडीशन को बच्चों आप लोग क्या कहेंगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहेंगे इस कंडीशन को रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। समझ गए? तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस को कैसे पहचानेंगे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी होगी और pH क्या होगी, कम। हाई बात समझो, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी होगी, pH क्या होगी, कम, तो क्या होगा, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। गैस का संबंध जो CO2 का संबंध है वो किससे, रेस्पायरेशन से, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके इसके विपरीत आप देखोगे कि अगर आपके कोई लंग्स की प्रॉब्लम है और आपके CO2 जो है कम हो रही है ब्लड के अंदर, कितनी कम हो रही है, आपके पास में लेस देन 35 mmHg से कम हो गई, और जिसकी वजह से आपके बच्चों जो pH है वो बढ़ गई, मान के चलो, क्योंकि जब CO2 कम होगा तो pH बढ़ेगी, क्योंकि एसिडिटी कम होगी ब्लड की, तो pH जो है एल्कलाइन की तरफ चली जाएगी और pH हो जाएगी 7.45 से ज़्यादा। तो आपके पास में जब pH 7.45 से ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो, तो उस कंडीशन को आप लोग बोलेंगे बच्चों रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस। ये आपके पास में आप फाइंड आउट कर देंगे, ABG रिपोर्ट देखेंगे और ABG रिपोर्ट देख के देखेंगे कि CO2 कम आ रही है और pH बढ़ा हुआ है, तो आपका आंसर सीधा का सीधा चला जाएगा रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस की तरफ, क्योंकि pH बढ़ी है तो इसका मतलब एल्कलोसिस। और CO2 का संबंध किससे बताओ, रेस्पायरेटरी सिस्टम से, नाम दे दिया आपने रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस। इसी तरीके से आगे देखिए बच्चों, जो आपके मेटाबॉलिक है, जो मेटाबॉलिक है उसका संबंध जो है, मेटाबॉलिक का संबंध है आपके बाइकार्बोनेट से। और आप जानते हो बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपके पास। तो देखिए आप लोग, देखो मेटाबॉलिक बात करें, देखो अब आपको पता है जो बाइकार्बोनेट है वो कैसा होता है बच्चों, एल्केलाइन प्रकार का। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो आपके ब्लड के एल्केलाइन नेचर जो है बढ़ेगा, आपका ब्लड क्षारीय बनेगा। और अगर बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा तो आपका ब्लड जो है अम्लीय होने लगेगा। तो देखो मेटाबॉलिक की बात करें तो आपको पता है मेटाबॉलिक भी दो प्रकार के होंगे, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब आप ABG रिपोर्ट को देखकर कैसे पहचानोगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। आप देखेंगे ABG रिपोर्ट को तो आपके पास में देखो एसिडोसिस का मतलब pH क्या रहेगी, कम, और कितनी कम रहेगी, लेस देन 7.35 से कम। एक चीज़ तो ये देखिए आपने कि pH 7.35 से कम हो गई, आपने नाम दे दिया एसिडोसिस। अब कौन से प्रकार का एसिडोसिस है, रेस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक है। अब इसको देखने के लिए आप लोग CO2 को और बाइकार्बोनेट को देखेंगे। अगर CO2 नॉर्मल है तो इसका मतलब जो है रेस्पायरेटरी का नाम आप यहाँ पे नहीं लेंगे। मेटाबॉलिक का नाम कब लेंगे कि आपके पास में pH कम आ रही है तो एसिडोसिस हो गया। मेटाबॉलिक का नाम कब लेंगे, आपके जो है बाइकार्बोनेट भी क्या हो जाएंगे बच्चों, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट किससे कम हो जाएंगे, 22 से कम, 22 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएंगे बाइकार्बोनेट भी। समझ गए? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे पहचानेंगे, आप ABG रिपोर्ट को देखेंगे और आपको दिखाई देगा कि pH कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके विपरीत एल्कलोसिस कब कहेंगे आप लोग कि आपके पास बच्चों pH जो है बढ़ा हुआ रहेगा 7.45 से, तो आप एल्कलोसिस तो नाम देते हो, लेकिन कौन से प्रकार का एल्कलोसिस की बात करें हम लोग यहाँ पे, मेटाबॉलिक प्रकार की। तो यहाँ पर जो है बाइकार्बोनेट आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और किससे बढ़ा हुआ बच्चों, 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ा हुआ। समझ गए बच्चों? तो ये आपके पास में देखो रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आप किस तरीके से ABG से फाइंड आउट करते हैं, ये आपने देखा। तो
इस तरीके से हम लोग एबीजी की रिपोर्ट को पढ़कर ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन से प्रकार की कंडीशन है, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। और एसिडोसिस और एल्कोलिसिस है तो कौन से प्रकार का एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी है, या फिर एल्कलोसिस की बात करें तो ये पता करें कि जो एल्कलोसिस है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। एक देखो टेबल आप लोग देखेंगे यहाँ पे बच्चों, आपके सामने बनाता हूँ, देखो छोटी सी बात है, बहुत कॉमन सी बात। ये यहाँ पर आप लोग बनाएंगे एक ये आप लोग इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे CO2, यहाँ पे बाइकार्बोनेट, और 4 लाइन बना देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और इसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसके बाद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, पूरा लिख लेंगे आप लोग। अब देखो पीएच क्या रहेगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच आप लोगों को पता है कि एसिडोसिस है तो 7.35 से कम। रेस्पिरेटरी की बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा बताओ बच्चों, अल्टर्ड रहेगा। एसिडोसिस की बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ रहेगा। बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। बाइकार्बोनेट जो है कब चेंज होता है, जब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो। उसी तरह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करें तो एल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी पीएच, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और जो है बाइकार्बोनेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा। अब मेटाबॉलिक की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर का एसिडोसिस की कंडीशन है तो पीएच क्या रहेगी, 7.35 से कम। जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये नॉर्मल रहेगा बच्चों, और जो बाइकार्बोनेट है एसिडोसिस की कंडीशन है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, लो हो जाता है, और लो हो जाएगा तो किससे कम देखने को मिलेगा, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिलेगा। एल्कलोसिस की बात करें तो आपको पता है एल्कलोसिस में जो है पीएच बढ़ी हुई मिलती है, और आपके पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटाबॉलिक की बात है तो मेटाबॉलिक में कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाइकार्बोनेट जो है एल्कलोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे, SCO3 बढ़ जाएंगे, और किससे ज़्यादा हो जाएंगे, 27 से ज़्यादा हो जाएंगे, 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग बात को। अब आप देखेंगे कि एबीजे एनालिसिस के आपके पास में बच्चों हर कंडीशन के 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। हर कंडीशन के कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, 3 प्रकार के। देखेंगे 3 प्रकार के सवाल किस टाइप के, देखो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से। एक तो आपके पास में अनकम्पनसेटेड वाले, देखो 3 प्रकार के सवाल आपके पास में बनते हैं इन 4 कंडीशन के। एक तो अनकम्पनसेटेड, समझेंगे बस पूरा टॉपिक समझने का है। दूसरा आपके पास में पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड, दूसरा आपके पास में पार्शियल कंपनसेटेड, और तीसरा आपके पास में कंडीशन होगी बच्चों फुल्ली कंपनसेटेड की। आई बात समझ में। 3 कंडीशन, कितनी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, 3 प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे प्रकार का पार्शियल कंपनसेटेड, और तीसरे प्रकार का आपके पास में तीसरा फुल्ली कंपनसेटेड। चलिए
देखिए अब तीनों प्रकार के सवाल में क्या अंतर निकालेंगे आप लोग। आप लोगों को पता है बच्चों कि आपके जो ब्लड की पीएच होती है, इधर देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 7.35 से 7.45 के बीच में है, यहीं के बीच में है। तो अगर आपके सवाल, अब देखिएगा इधर देखिए, मैं लिख देता हूँ 7.35 और 7.36, 7.37, 7.38, ये इसके बीच में कहीं पर भी आ जाए तो नॉर्मल कहलाती है ना। 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.45 और 7.44 सॉरी एंड 7.45, ये सब नॉर्मल है यहाँ से लेकर आता। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अनकम्पनसेटेड की। अनकम्पनसेटेड में क्या होगा बच्चों कि आपकी पीएच कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन बॉडी ने उसको सही करने की कोशिश अभी नहीं की है। तो यहाँ पर आपकी जो पीएच या तो 7.35 से कम मिलेगी तो आप कह देंगे सर एल्कलोसिस एसिडोसिस है, और 7.45 से अगर ज़्यादा मिले तो आप कह देंगे सर एल्कलोसिस की कंडीशन है। तो अनकम्पनसेटेड में जो है पीएच जो है एबनॉर्मल मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? एबनॉर्मल। अगर कोई भी सवाल है, चाहे आप रेस्पायरेटरी एसिडोसिस का कर रहे हो, रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस का कर रहे हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कर रहे हो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कर रहे हो, और उन सवालों के अंदर पीएच एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल का मतलब 7.35 से 7.45 के बीच में नहीं है, या तो कम है या ज़्यादा है, तो वो सवाल कहलाएगा अनकम्पनसेटेड का। अब इधर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट, जैसे आप लोग एग्जाम्पल को समझते हैं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल को। जैसे आपके पास सवाल दे दिया बच्चों कि पीएच जो है 7.24 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 60 है, और बाइकार्बोनेट जो है आपके पास में 24 है। तो इधर देखेंगे आप लोग, सबसे पहली चीज़ आपके पास में पीएच क्या है? कम है, तो मतलब एसिडोसिस है। अब कौन से प्रकार का एसिडोसिस चेक करेंगे आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है तो CO2 बढ़ा हुआ है, CO2 बढ़ा है, और बाइकार्बोनेट 24 है तो नॉर्मल है। तो आपको पता है कि एसिडोसिस है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे बताओ? रेस्पायरेटरी से। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब आप पहचानेंगे कि सर ये कंपनसेटरी है, अनकम्पनसेटरी है, या पार्शियल कंपनसेटरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपके पास ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं आप लोग? ध्यान से देखिएगा। देखो अनकम्पनसेटरी की बात चल रही है, इनमें क्या होगा बच्चों कि आपके पास दो चीज़ें एबनॉर्मल दिखेगी आपको, और सवाल क्लियर कट होगा, आप तुरंत पहचान जाओगे। दो चीज़ें एबनॉर्मल, ध्यान देखिएगा आप लोग, दो चीज़ें एबनॉर्मल। जब दो चीज़ें एबनॉर्मल है तो आप समझ जाएंगे कि सवाल कौन सा है? अनकम्पनसेटेड वाला है। बस ये नॉर्मल सवाल होते हैं अनकम्पनसेटेड वाले, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे कि पीएच देखी। तो अगर ये सवाल आपने देखा जैसे पीएच कम थी तो आपने क्या लगा दिया? एसिडोसिस। अब दो चीज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बाइकार्बोनेट देगा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल था और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ था। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे? रेस्पायरेटरी से, तो आपने क्या लगा दिया नाम? रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। कौन से प्रकार का? अनकम्पनसेटेड वाला, अनकम्पनसेटेड रेस्पायरेटरी एसिडोसिस आप इसे कहेंगे। और कैसे पहचाने सवाल को आप कि इसमें दो चीज़ें एबनॉर्मल रहेगी? तो देखा आप लोगों ने दो चीज़ें, पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एबनॉर्मल है। अब दूसरे प्रकार का सवाल देखेंगे आप लोग, पार्शियल कंपनसेटेड। इसको कैसे पहचानेंगे? देखो पार्शियल कंपनसेटेड,
पार्शियल कंपनसेटेड कैसे पहचानेंगे? देखो, जैसे कि यह सवाल है आपके पास में, पीएच जो है 7.30 है, 7.30, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में है 60, और बाइकार्बोनेट है आपके पास में 33। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन पैदा हो गई है कि पीएच भी एबनॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल है, और बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल है। जब तीनों चीज़ें एबनॉर्मल हो, तीनों चीज़ें एबनॉर्मल हो, तो आपके पास में होगा पार्शियल। सबसे पहले नाम क्या लगाएंगे बच्चों? पार्शियल। अब ये क्या है? पार्शियल एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, क्या है? इसको ढूंढने के लिए आप पीएच देखेंगे। पार्शियल तो समझ जाएंगे कि तीनों चीज़ें एबनॉर्मल है, तो पार्शियल कंपनसेटरी वाला क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे कि तीनों चीज़ें एबनॉर्मल है तो कैसा बताओ? पार्शियल कंपनसेटरी। और अगर दो चीज़ें एबनॉर्मल है तो आपके पास में अनकम्पनसेटरी। तीन चीज़ें एबनॉर्मल है तो आपके पास में पार्शियल कंपनसेटरी। पार्शियल कंपनसेटरी तो आप लोग लगा दिया नाम के आगे। अब आगे देखेंगे आप लोग, और आगे क्या देखेंगे? सबसे पहले आपने देखो सवाल को देखा, तीन चीज़ें एबनॉर्मल, आपने नाम लगा दिया पार्शियल कंपनसेटरी। उसके बाद पीएच देखेंगे, तो पीएच देखा तो पीएच कम है तो एसिडोसिस है, ये लो साहब, एसिडोसिस आप देख लिया। अब एसिडोसिस है, अब ये ढूंढेंगे कौन से प्रकार का एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये बाइकार्बोनेट का जो लेवल है, इन दोनों में से कौन सा लेवल जो है एसिडोसिस को शो करता है। तो आप देख रहे हो, देखो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है, यहीं पे देखो, तो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड किसको शो करती है? आपके एसिडोसिस को शो करती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट अगर बढ़ा हुआ है तो ये बढ़ा हुआ बाइकार्बोनेट का कोई संबंध ही नहीं है एसिडोसिस से, बढ़ा हुआ बाइकार्बोनेट का संबंध तो एल्कलोसिस से है। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से आपके जो है एसिडोसिस है, मतलब यहाँ पर पार्शियल कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आप पूछेंगे सर ये बाइकार्बोनेट क्यों बढ़ा है? बाइकार्बोनेट इसलिए बढ़ा है कि ये जो है बॉडी कंपनसेट कर रही है, आपकी बॉडी जो है पीएच को नॉर्मल लाने की कोशिश कर रही है। तो पीएच को नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है आपके लंग्स में तो प्रॉब्लम है, तो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रही है, तो तभी तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई थी। तो अब एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करा जाएगा? किडनी जो है बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करेगी और बाइकार्बोनेट बढ़ा दिए जाएंगे। जब बाइकार्बोनेट बढ़ते हैं तो एसिडिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है, और पीएच बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बाइकार्बोनेट को बढ़ाकर बॉडी जो है आपकी पीएच को नॉर्मल लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पीएच नॉर्मल नहीं आई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? पार्शियल कंपनसेटरी। तो सवाल कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली चीज़, सवाल तो पहचान जाएंगे आप, तीन चीज़ें एबनॉर्मल है। पहले तो तीन चीज़ें देखोगे, तीनों चीज़ें एबनॉर्मल है तो लगा दिया पार्शियल कंपनसेटरी। उसके बाद पीएच देखेंगे, पीएच देखे तो आपने किसकी तरफ चला गया? आपका दिमाग एसिडोसिस की तरफ। अब ये किस प्रकार का एसिडोसिस है? दोनों चीज़ें देख लेंगे कौन सी चीज़ एसिडोसिस को शो कर रही है। तो यहाँ पर एसिडोसिस कौन सी चीज़ शो कर रही थी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे? रेस्पिरेटरी से। तो पूरे सवाल का जवाब क्या होगा? रेस्पिरेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब तीसरे प्रकार का सवाल देखेंगे आप लोग। तीसरे प्रकार का सवाल आप देखेंगे, देखिए जैसे कि आपके पास में जो कि कंपनसेटरी में आएगा, देखो आपके पास पीएच है बच्चों 7.35, देखिएगा ध्यान से, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में है 60, और बाइकार्बोनेट है आपके पास में 37। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पीएच नॉर्मल दिखाई देगी और बाकी जो दो कंपोनेंट है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर पीएच क्या है? नॉर्मल। अब सवाल को समझेंगे आप लोग, पीएच नॉर्मल और ये दोनों कंपोनेंट क्या है आपके पास में? एबनॉर्मल। आई बात समझ में?
जो पहले प्रकार के सवाल थे अनकम्पनसेटेड वाले, उनमें पीएच एबनॉर्मल थी। दूसरे प्रकार के सवालों में भी क्या थी, पीएच एबनॉर्मल थी, पार्शियल कंपनसेटरी वाले में भी। और तीसरे प्रकार के सवालों में क्या है, पीएच नॉर्मल रहेगी और दो बाकी बचे हुए कंपोनेंट क्या होंगे, एबनॉर्मल। अब इन सवालों को कैसे करते हैं, इन सवालों के लिए पहले हम लोग लिखते हैं, देखो एक पूरी लाइन 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 और 7.45। ये हमने नॉर्मल रेंज लिख ली आपके ब्लड की, पीएच की लिख ली आप लोगों ने। आपने सवाल को देखा, सबसे पहले सवाल देखा तो आपके पीएच नॉर्मल और बाकी दोनों चीज़ें एबनॉर्मल। तो आप कह देंगे सवाल जो है सर कंपनसेटरी वाला है, कि जो है फुली कंपनसेटरी हो चुका है, जिस वजह से तो पीएच नॉर्मल आई है। तो सबसे पहले सवाल को देखते आप लोग देख लो कि पीएच नॉर्मल आई है और ये दोनों चीज़ें एबनॉर्मल है। तो आप सवाल क्या क्या लगा देंगे, सबसे पहले कंपनसेटरी का सवाल है। अब इस प्रकार के सवालों में देखो पीएच को कैसे देखेंगे। पीएच अगर आपकी यहाँ तक 7.39 तक है तो कंपनसेटरी वाले सवालों के अंदर 7.39 तक जो पीएच है वो एसिडोसिस में काउंट करते हैं। किस में बच्चों, एसिडोसिस में। और 7.40 से लेकर 7.45 तक है तो ये जो पीएच है कंपनसेटरी वाले सवालों में एल्कोलोसिस में काउंट की जाती है। अब यहाँ पे पीएच देखो 7.35 है तो आप किस में काउंट करोगे, एसिडोसिस में। ये लो आपके पास में दो नाम तो आपके पास निकल के आएगी, कंपनसेटरी और एसिडोसिस। ये लो आपके पास में। अब देखो यहाँ पर देखेंगे आप, ये दो जो एबनॉर्मल चीज़ें इनमें से कौन सी चीज़ आपकी एसिडोसिस को शो करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास में ये बाइकार्बोनेट तो एसिडोसिस शो नहीं कर रहा, ये तो बड़ा हुआ, ये तो एल्कोलोसिस शो कर रहा है। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पास में एसिडोसिस को शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कब बढ़ती है, जब एसिडोसिस होता है। तो आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस शो कर रहा है तो आप नाम क्या लगाओगे, रेस्पिरेटरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे बताओ, रेस्पिरेटरी से है। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये कंपनसेटरी का सवाल हो गया। और सवाल करते हैं हम, देखो अब आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, एक दो सवाल करके देखते हैं, जैसे कि अब सवाल को पहचानेंगे आप लोग। एक सवाल आपके पास में ये पीएच जो है 7.58 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों देखिए आपके पास 25 है और बाइकार्बोनेट आपके पास में 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब देखेंगे आप लोग सबसे पहले कि सवाल कौन से प्रकार का है। तो आपके पास में देखो पीएच एबनॉर्मल है, तो पीएच एबनॉर्मल तो आप देख लेंगे कि भैया कंपनसेटरी वाला तो क्वेश्चन नहीं है, या तो अनकम्पनसेटेड का है या पार्शियल कंपनसेटेड का है। अब ये दो चीज़ देखेंगे, अगर पार्शियल कंपनसेटेड होगा तो आपके पास में ये दोनों चीज़ें भी क्या होगी बच्चों, एबनॉर्मल होगी। और अगर अनकम्पनसेटेड होगा तो इन दोनों में से एक चीज़ नॉर्मल होगी और एक चीज़ एबनॉर्मल होगी। अब ढूंढिए कौन सी चीज़ नॉर्मल है, कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है। तो आपके पास में बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल। ये लो साहब सवाल निकल के सामने आया कि ये जो सवाल है ये अनकम्पनसेटेड का है, इसमें पीएच एबनॉर्मल होगी और इन दोनों में से एक चीज़ क्या होगी, एबनॉर्मल। तो ये आपके पास में क्या है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। तो इसका मतलब आपके मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं है, आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी। तो आपके पास में आपने लगा दिया रेस्पिरेटरी। चलिए अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी। और बताओ बढ़ी हुई पीएच है या घटी हुई पीएच है, बढ़ी हुई पीएच है तो क्या लगाएंगे, एल्केलोसिस। सवाल का आंसर हो गया आपके पास में अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। कर लेंगे ये सवाल आपका। दूसरा सवाल देखेंगे, एक सवाल है जिसमें पीएच है बच्चों 7.51 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है
25 और आपके पास में बाइकार्बोनेट है 19। सबसे पहले आपको पता है पीएच क्या है, बताओ। पीएच एबनॉर्मल है। चलिए बच्चों, अब इन दोनों में से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक चीज़ नॉर्मल है क्या। तो आप देखेंगे दोनों ही चीज़ एबनॉर्मल है। तो जब तीनों ही चीज़ें एबनॉर्मल हैं तो सवाल हो जाएगा आपके पास में बच्चों पार्शियल कंपनसेटरी का। ये लो, ये तो मिल गया हमें कि कौन से प्रकार का सवाल है, पार्शियल कंपनसेटरी का। अब आप देखें कि पार्शियल कंपनसेटरी का कौन सा है, एल्कलोसिस का या एसिडोसिस का है। तो पीएच देखेंगे तो पीएच क्या शो कर रही है, बताओ। एल्कलोसिस, ये आपने लिख लिया एल्कलोसिस। अब ये देखेंगे कि एल्कलोसिस किस प्रकार का है, कि आपके पास में ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो देखेंगे इन दोनों में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से और बाइकार्बोनेट में से कौन सी कंडीशन एल्कलोसिस को शो कर रही है। तो ये आपके पास बाइकार्बोनेट तो एसिडोसिस को शो कर रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट की कमी होना क्या कहलाता है, एसिडोसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना क्या कहलाता है, एल्कलोसिस में आता है। तो ये आपके पास में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी किसको शो कर रही है, बताओ। ये शो कर रही है आपके एल्कलोसिस को। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से एल्कलोसिस हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, बताओ। रेस्पिरेटरी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे, रेस्पिरेटरी से। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, पार्शियल कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। 3-4 बार देखें वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कहा, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपके पास में बच्चों पीएच है 7.45, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में 25 और बाइकार्बोनेट है आपके पास में 16। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सवाल किस प्रकार का है, अनकम्पनसेटरी है, पार्शियल कंपनसेटरी है या फिर फुली कंपनसेटरी वाला है। तो देखेंगे सबसे पहले पीएच आपकी नॉर्मल है। चलिए लगा दिए सवाल, पीएच नॉर्मल। और ये दोनों चीज़ें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एबनॉर्मल है और बाइकार्बोनेट ये भी एबनॉर्मल है। ये दोनों चीज़ें एबनॉर्मल है। अब आपको पता है पीएच नॉर्मल और ये दोनों चीज़ें एबनॉर्मल, ये कौन से प्रकार का सवाल हो गया आपके पास में, कंपनसेटरी वाला। सबसे पहले नाम क्या लगा देंगे, कंपनसेटरी। उसके बाद अब आप देखते हो कंपनसेटरी वाले सवालों के अंदर कि हम लोग 7.35 से लेकर 7.39 तक, ये तो किस में लेते हैं बच्चों, एसिडोसिस में। और 7.40 से लेकर 7.45 तक किस में लेते हैं, एल्कलोसिस में। तो बताइए यहाँ पर पीएच कैसी है, 7.45 तो आप किस में लेंगे, एल्कलोसिस में। ये लो, 2 नाम आपके पास में निकल के आ गए। अब ये एल्कलोसिस किस प्रकार का है, ये रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है। अब इनमें से आप देखेंगे इन दोनों में से कि आपके जो है कौन सी कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड वाली या बाइकार्बोनेट वाली, कौन सी कंडीशन आपके एल्कलोसिस शो करती है। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं बाइकार्बोनेट को देख लेता हूँ। बाइकार्बोनेट तो कम है और कम बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन को शो करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम किसको शो करता है, एल्कलोसिस की कंडीशन को। तो हमें पता लग गया कि एल्कलोसिस की कंडीशन को कौन शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एल्कलोसिस होगा तो इसका मतलब संबंध जो है रेस्पिरेशन से, तो नाम क्या लिखा जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पूरा नाम क्या हो गया, क्या कंडीशन फाइंड आउट करी आपने, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में पीएच बच्चों 7.27 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में 39 है और बाइकार्बोनेट आपके पास में 15 है। सबसे पहले सवाल को फाइंड आउट करेंगे, पीएच एबनॉर्मल है। चलिए इन दोनों कंडीशन को, पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉर्मल है। तीसरा आपके पास में बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है। तो पीएच एबनॉर्मल और इन दोनों में से भी एक ही चीज़ एबनॉर्मल है। तो ये सवाल किस में जाएगा बच्चों, आपके पास में ध्यान से देखिएगा। पीएच आपके पास में एबनॉर्मल है और ये आपके पास में पीएच एबनॉर्मल है। और किस प्रकार की पीएच है, देखो आप लोग,
7.27 मतलब एसिडिक है, समझ गए आप तो। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, ये नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट आपके पास में 22 से 27 होता है, ये एबनॉर्मल है। तो देखो आपके पास में एक बार फिर बता रहा हूँ, एक तो होता है अनकम्पनसेटरी वाला क्वेश्चन, एक पार्शियल कंपनसेटरी वाला क्वेश्चन, एक कंपनसेटरी वाला क्वेश्चन। कंपनसेटरी वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपको पीएच नॉर्मल दिखेगी, और बाकी दो चीज़ें जो बची है वो एबनॉर्मल रहेगी, ये बात ध्यान रखना, रटेंगे नहीं समझेंगे। पार्शियल कंपनसेटरी वाले में पीएच एबनॉर्मल रहेगी, और वो दोनों चीज़ें भी क्या रहेगी, एबनॉर्मल, मतलब तीनों चीज़ें एबनॉर्मल रहेगी। अनकम्पनसेटरी वालों में पीएच जो है एबनॉर्मल रहेगी, और उन दोनों में से एक चीज़ एबनॉर्मल रहेगी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि ये क्वेश्चन है कि पीएच एबनॉर्मल और इन दोनों में से जो है एक चीज़ एबनॉर्मल है, तो ये क्वेश्चन हो गया अनकम्पनसेटरी का। अनकम्पनसेटरी, अब अनकम्पनसेटरी में कौन से प्रकार का, कि पीएच जो है एसिडोसिस को शो करती है, कि एसिडोसिस का क्वेश्चन है। अब बताएंगे आप सर ये मेटाबॉलिक है रेस्पिरेटरी है, तो आप कौन सी कंडीशन इसमें देखो एसिडोसिस को शो कर रही है, कि आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, नॉर्मल है, तो इसमें रेस्पिरेटरी नहीं होगा। बाइकार्बोनेट क्या है आपके, कम है, तो बाइकार्बोनेट कम है, तो ये किसको शो करते हैं, मेटाबॉलिक को। तो सवाल का जवाब क्या होगा, अनकम्पनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास में, पीएच आपके पास में 7.32, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में 28, और बाइकार्बोनेट आपके पास में 15। सबसे पहले सवाल को पहचानेंगे। पीएच एबनॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ से कहाँ तक होती है, 7.35 से 7.45 के बीच में। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, ये भी क्या है बताओ, एबनॉर्मल है। और बाइकार्बोनेट आपके पास में कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट, और ये 15 है, ये भी एबनॉर्मल है। ये तीनों चीज़ें एबनॉर्मल है, तो आप समझ जाएंगे सवाल जो है पार्शियल कंपनसेटरी का है। ये लो पार्शियल कंपनसेटरी नाम लगा दिया आपने, पार्शियल कंपनसेटरी। अब कौन से प्रकार का है, तो आपकी जो पीएच देखेंगे, सबसे पहले पीएच क्या होगी, एसिडोसिस को शो कर रही है, कम पीएच है तो एसिडोसिस, ये लो साहब एसिडोसिस लगा दिया। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन एसिडोसिस को शो करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना तो एल्कलोसिस को शो करता है, बाइकार्बोनेट का कम होना ये एसिडोसिस को शो करता है, और बाइकार्बोनेट का संबंध किससे बताओ, मेटाबॉलिक से। सवाल का जवाब क्या हो गया बच्चों, पार्शियल कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सवाल को पहचानना सीखेंगे। एक और सवाल करते हैं, देखो आपके पास पीएच जो है 7.35 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 23 है, और बाइकार्बोनेट आपके पास में 15 है। तो सबसे पहले देखो पीएच तो नॉर्मल आ गई, चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल, बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल। अब आप ढूंढेंगे कौन से प्रकार का सवाल है, जब पीएच नॉर्मल हो और ये दोनों चीज़ें एबनॉर्मल हो, तो आपके पास में कंपनसेटरी सवाल है, क्योंकि पीएच नॉर्मल आ गई कंपनसेशन की वजह से, कंपनसेटरी का सवाल है। अब कंपनसेटरी के सवाल में देखते हैं पीएच 7.35, तो आपको पता है 7.35 से लेकर 7.49 यहाँ तक हम लोग लेते हैं एसिडोसिस में, और सॉरी 7.39 तक, 7.35 से 7.39 तक इसमें लेते हैं एसिडोसिस में, और 7.40 से 7.45 तक लेते हैं एल्कलोसिस में। तो यहाँ पर ये कंडीशन किसको शो करती है, एसिडोसिस को। अब इन दोनों कंडीशन में से देखेंगे आप लोग कि कौन सी, यहाँ पर ये दोनों एबनॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल है,
और बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल है। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन एसिडोसिस को शो कर रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्कोलोसिस को शो करते हैं, ये तो एसिडोसिस को शो ही नहीं कर रहे। ये वाला बाइकार्बोनेट क्या है? कम है। जब आपके बाइकार्बोनेट कम रहता है तो ये किसको शो करता है? एसिडोसिस को। और बाइकार्बोनेट का संबंध किससे बताऊं? मेटाबॉलिक से। तो आपने देख लिया कि ये कौन से प्रकार का एसिडोसिस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और कौन सा? पूरा सवाल का जवाब क्या होगा? कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आपको। देखो सवालों का ध्यान दे और पूरे क्वेश्चनों को कॉपी में लिखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पीएच आपके पास में है 7.54। अगर इसके बाद क्लास को आप ध्यान से देख लेते हो तो दुनिया का कोई सा भी एबीजी वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। और सवाल है 7.45 तो पीएच हो गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 41। और आपके पास में जो आपके पास में बाइकार्बोनेट है HCO3, बाइकार्बोनेट हो गया 40। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पीएच एबनॉर्मल, तो आपका सवाल छटनी हो गया कि या तो अनकम्पनसेटेड का है या पार्शियल कंपनसेटेड का है, क्योंकि कंपनसेटेड वाला क्वेश्चन होता तो पीएच नॉर्मल आती, तो वो सवाल तो हट गया। दो बचे, अब दो में से कौन सा है देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, तो ये नॉर्मल है। चलिए सवाल देखो आपके पास में क्लियर हो गया। और बाइकार्बोनेट के आपके पास में बढ़े हुए हैं, तो ये आपके पास में एबनॉर्मल है, क्योंकि 27 तक नॉर्मल होता है ना, ये एबनॉर्मल है। तो पीएच एबनॉर्मल और इन दोनों में से एक चीज़ एबनॉर्मल, तो सवाल हो गया आपके पास में अनकम्पनसेटेडरी वाला। अनकम्पनसेटरी वाला। अब अनकम्पनसेटरी में क्या है देखो, पीएच बढ़ी हुई है तो एल्केलोसिस है। और किसकी वजह से हो रहा है एल्केलोसिस? बाइकार्बोनेट बढ़ने की वजह से। तो बाइकार्बोनेट बढ़ने की वजह से हो रहा है एल्केलोसिस, तो आपके पास नाम पे क्या लगाओगे? मेटाबॉलिक। तो सवाल का पूरा नाम अनकम्पनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। कभी कभी क्या होता है देखो, ओनली इसको मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी दे देते हैं ऑप्शन के अंदर। आगे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब अनकम्पनसेटरी है। अगर आई बात समझो, ऑप्शन में आगे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है? अनकम्पनसेटरी है। और पार्शियल और फुली कंपनसेटरी या कंपनसेटरी को लिख के देंगे वो पहले, है ना, सवाल में। सवाल दे दिया आपको एग्ज़ाम के अंदर। ये वाला एक और देखो, पीएच जो है आपके पास में 7.49 है, दे दी पीएच। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया 52। और बाइकार्बोनेट दे दिया आपके पास में 40। अब सवाल को पहचानो। पीएच 7.35 से 7.45 नॉर्मल होती है, तो ये क्या है? एबनॉर्मल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, तो ये भी आपके एबनॉर्मल है। और बाइकार्बोनेट आपके पास में जो है 22 से 27 होता है, ये भी एबनॉर्मल है। तो तीनों ही चीज़ें एबनॉर्मल होती है, तो आपके पास में सवाल किस पे जाता है? पार्शियल कंपनसेटरी पे। पार्शियल कंपनसेटरी देखने की ज़रूरत नहीं है, पार्शियल कंपनसेटरी की तरफ जा रहा है। अब आगे पार्शियल कंपनसेटरी में किस प्रकार का सवाल है? 7.45 किसको 7.49 पीएच देखेंगे, पीएच 7.49 है। और ये किसको शो करती है? पीएच बढ़ी हुई है, तो मतलब एल्केलोसिस। बढ़ी हुई पीएच एल्केलोसिस को शो करती है। अब इन दोनों कंडीशन में से आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशन जो है आपके एल्केलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बता दें, देखो बाइकार्बोनेट की तरफ चलते हैं पहले। बाइकार्बोनेट बढ़ता है तो एल्केलोसिस होता है, आपको पता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, दूसरी कंडीशन किसको शो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े होने को। तो जब बाइकार्बोनेट बढ़ता है तो एल्केलोसिस को शो करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो एसिडोसिस को शो करता है। सवाल किसका है? एल्केलोसिस वाला, क्योंकि पीएच 7.49 है तो एल्केलोसिस होगा। तो किसकी वजह से एल्केलोसिस हो रहा है? बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? बाइकार्बोनेट की वजह से। और जब बाइकार्बोनेट की वजह से कोई स्थिति पैदा होती है तो आप क्या लगाते हो नाम में? मेटाबॉलिक। तो सवाल क्या होगा पूरा का पूरा? पार्शियल कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्लियर? एक और सवाल करके बताता हूँ। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, एक एक चीज़ करेंगे। एक सवाल आपके पास में ये है, जैसे पीएच आपके पास में
7.45 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में 56 है और बाइकार्बोनेट आपके पास में 40 है। अब सबसे पहले सवाल को देखेंगे। देखो पीएच नॉर्मल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एबनॉर्मल, बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल। ये लीजिए, जब एक चीज़ नॉर्मल दो चीज़ एबनॉर्मल हो तो ये सवाल चला गया कंपनसेटरी की तरफ। समझ में नहीं आया तो बार बार देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने समझाया। कंपनसेटरी की तरफ चला गया सवाल। अब कंपनसेटरी में सेकंड चीज़ देते हैं पीएच को। तो आपको पता है अगर कंपनसेटरी वाले सवालों में पीएच 7.35 से 7.39 के बीच में है तो आप सवाल को समझते हैं एसिडोसिस वाला। और अगर पीएच जो है आपके पास 7.40 से लेकर, कंपनसेटरी वाले सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, 7.40 से लेकर 7.45 के बीच में है तो सवाल को कहेंगे हम एल्कलोसिस वाला सवाल है। तो यहाँ पर पीएच कितनी है, 7.45 है, तो सवाल क्या है, एल्कलोसिस का। अब यहाँ पर देखेंगे, पीएच देख लिया आपने, ढूंढ दिया पीएच में क्या कर दिया, एल्कलोसिस, दो नाम आपके पास में आ गए। तीसरा इन दोनों को देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को, और बताएंगे कि कौन सी कंडीशन एल्कलोसिस को शो करती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडोसिस को शो करती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है एसिडोसिस की वजह से तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो एसिडोसिस होता, लेकिन यहाँ पर सवाल कौन सा है, एल्कलोसिस वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कोच। यहाँ पर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस करता है। तो एल्कलोसिस किसकी वजह से हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ने की वजह से। तो सवाल कैसा है बताओ, मेटाबॉलिक वाला। तो सवाल का पूरा जवाब क्या होगा, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये आपके पास में सवाल है। अब पूरे एग्जाम्पल मैंने कर दिए हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे इस सवाल को। मैं आपके पास में 2 सवाल देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे बताएंगे। देखिए आपके पास में एक सवाल तो ये करेंगे आप लोग। पहला सवाल, पीएच 7.35 है आपके पास में, बाइकार्बोनेट आपके पास में 23 है, और जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। एक तो इस सवाल का जवाब देखेंगे कि इसकी एबीजी क्या होगी, एबीजी रिपोर्ट में क्या करेंगे। दूसरा सवाल, पीएच है आपके पास में 7.35, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में 52, और बाइकार्बोनेट है आपके पास में 40। एक इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक बात और बता दूं कि किसी भी प्रकार का चाहे एसिडोसिस हो तो एबीजी रिपोर्ट में आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा एसिडोसिस में हमेशा, और एल्कलोसिस में हमेशा पोटेशियम कम मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, एसिडोसिस में पोटेशियम बढ़ा हुआ रहता है कोई से भी प्रकार का हो, और एल्कलोसिस के अंदर हमेशा कोई से भी प्रकार का हो आपका पोटेशियम कम मिलेगा। आप तुरंत देख लोगे उसको ना। ये दोनों सवाल आप लोग करके बताएंगे और ध्यान से देखेंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।